नमस्कार, मैं विद्या ठाकुर। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जिंदगी का सामना में। आज से 1100 साल पहले महान नीति शास्त्री मनु ने एक मनुष्य प्रभुत्व वाले समाज में स्त्रियों के लिए सीमाएं बनाई और आज 1100 साल बाद क्या वो स्त्रियां उन सीमाओं को पार कर पाई हैं, उनसे मुक्त हो पाई हैं? और अगर नहीं तो इनके पीछे क्या कारण है? आज यही हमारी चर्चा का विषय है और हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं श्रीमती प्रभा देवी, महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष, और श्री रामचंद्र शिर्के, महान शिक्षाविद और समाजशास्त्री। चर्चा शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। कल की खबर में हमने देखा कि एक तरफ महिला आरक्षण बिल को पारित किया गया और वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक महिला को बुरी तरह से पीटकर उसे जिंदा जला दिया गया। तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम खुशी मनाएं या गम। हमें एकजुट होकर इस सामाजिक संरचना को तोड़कर और नए समाज की रचना के लिए संघर्ष करना होगा। मैं तो कहती हूँ कि हर क्षेत्र में कम से कम स्त्रियों को 50% का आरक्षण का प्रावधान देना होगा। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा भी इतना मानना है कि सिर्फ आरक्षण से स्त्रियों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हाँ, मगर इसे ढाल के रूप में तो उपयोग में लाया ही जा सकता है, वरना पुरुष प्रधान समाज में नारियों की स्थिति हमेशा दबी और कुचली ही रहेगी। मैं नहीं मानता कि इस युग में सिर्फ पुरुष ही स्त्रियों के दुश्मन हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि स्त्रियां स्वयं स्त्रियों की दुश्मन हैं। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? ये तो वही बात हुई कि जैसे ही पुरुष पर उंगली उठाई वो बिफर उठा, जैसे आप बिफर उठे हैं। पुरुष इस बात को क्यों नहीं मान लेते कि आज स्त्रियों की जो दुर्दशा है वो सिर्फ पुरुषों के कारण है? क्या आपने कभी सावित्रीबाई फुले का नाम सुना है? आजकल की मॉडर्न लड़कियां जो नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण को डिस्को और पब की संस्कृति में ढूंढती हैं, क्या आपने कभी सावित्रीबाई फुले का नाम सुना है? सतारा चलो।
मैं विद्या, आरडीजी नेटवर्क की रिपोर्टर हूँ। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर आज तुम्हें कौन सा समाचार चाहिए? 180 साल पहले सतारा की इस पावन धरती पर सावित्रीबाई फुले ने जन्म लिया था। मैं उन्हीं के बारे में जानना चाहती हूँ। भारत के इतिहास में 19वीं सदी का पूर्वार्ध पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के समाज ने घोर ब्राह्मणवाद और पेशवा साम्राज्य के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। ये काल सामाजिक कुरीतियों जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, छूत अछूत और सती प्रथा से जकड़ा हुआ था। ऐसे समाज में एक स्त्री का भविष्य क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, उसे एक स्त्री ही समझ सकती थी। और ऐसे ही समय में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। क्या हुआ काका? सावित्रीबाई और लड़कियों जैसी नहीं थी। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था। 13 तिया 39। लेकिन तब के पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों का पढ़ना एक अभिशाप माना जाता था। तुझे किसी ने बताया नहीं कि लड़की अगर पढ़ लिख जाती है तो पति के लिए उसका भोजन नहीं रह जाता, विष हो जाता है, विष। पर मैं तो पढ़ना चाहती हूँ। चल निकल यहाँ से। आई, एक मुलगी अगर पढ़ लिख गई तो उसके हाथों से बनाया हुआ भोजन विष कैसे बन जाता है? बस अब तुम्हारा लगन होने वाला है। और अगर प्रश्न ही पूछना है ना तो अपने पति ज्योतिबा से पूछना। और सावित्रीबाई का विवाह ज्योतिबा फुले से हो गया। सावित्रीबाई के मन में जो पढ़ने लिखने की इच्छा थी उसे ज्योतिबा बहुत अच्छे से जानते थे। मैं जानता हूँ सावित्री, तुम हमारी तरह पढ़ना लिखना चाहती हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये लो। सच? आप मुझे पढ़ाएंगे? और इस तरह सावित्रीबाई की शिक्षा का आरंभ हुआ। समय के साथ साथ उनकी आयु भी बढ़ती गई और उनके बीच का प्यार भी। और ज्योतिबा के सहयोग से सावित्रीबाई ने अपनी शिक्षा भी पूरी कर ली थी। लेकिन समाज में महिलाओं की दुर्दशा उस वक्त भी नहीं बदली थी। ये क्या कर रही हो तुम? क्यों बचाया मुझे, क्यों बचाया? अच्छा होता कि मैं मर जाती। इस समाज में विधवा स्त्री को जीने का कोई अधिकार नहीं, और वो विधवा जिसके पेट में किसी का पाप पल रहा हो।
आप इतने परेशान क्यों हैं? सावित्री, कितनी अजीब बात है। हम अपने आंगन को तो साफ देखना पसंद करते हैं, पर हमारे समाज को नहीं। पानी तब तक स्वच्छ रहता है जब तक वो बहता रहे। इसी तरह समय के साथ साथ हमारे विचार, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ा तो हम पिछड़ जाएंगे, मलिन ही रह जाएंगे। क्या समस्या है जो आपको इतना विचलित कर रही है? स्त्रियों की दुर्दशा। स्त्रियों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही, और उस दुर्दशा का एक ही निराकरण है, विद्या प्राप्ति। सावित्री, मैंने तुम्हें शिक्षा देकर एक दिए को जलाया है। क्या हम उस एक दिए से 1000 दिए नहीं जला पाएंगे? मैं स्वयं स्त्रियों को जाकर पढ़ाऊं, यह शक्य नहीं। आप मेरे निश्चय को पूरा कर सकती हैं? आपका प्रेम ही मेरे लिए प्रतिबद्धता है। सोच लो, रास्ता बहुत कठिन है। अगर आपका साथ रहा तो नहीं लगेगा। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला तो होता ही है ना। सावित्रीबाई फूले ने अपने पति ज्योतिबा के साथ मिलकर देश में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, और वो देश की पहली महिला अध्यापिका बन गई थी। और उन्होंने गांव में घर घर जाकर शिक्षा के लिए आमंत्रित किया। काका, मैं आपके बच्चों को शिक्षित करना चाहती हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटियां भी पढ़ें लिखें, वो भी कुछ बने? क्या आप चाहते हैं कि वो भी वो सब भुगतें जो आप लोगों ने भुगता है? आपकी बच्चियों का भी शिक्षा पर उतना ही अधिकार है जितना कि बेटों का। आप मेरा भरोसा कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। नहीं करना हमको भरोसा। हमारी मुर्गियों को नहीं पढ़ाना हमको। उनके इस कदम का बहुत लोगों ने विरोध किया, और कई लोगों ने उनका समर्थन भी किया। ऐसा करके उन्होंने घोर ब्राह्मणवाद के वर्चस्व और पेशवा साम्राज्य को सीधी चुनौती देने का काम किया था। वह हमारी धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दे, हमारी सामाजिक मान्यताओं का अपमान करे, हम ये कदाचित सहन नहीं करेंगे। अब हमारी नियति की नियमता है, आप जो उचित समझे कार्रवाई करें। इस राज्य का प्रशासन आपके साथ है। हम समाज की दुर्गति नहीं होने देंगे। क्या बात है पंडित? बहुत शांत लग रहे हो, और शांतता हमें पसंद नहीं। बोलो क्या बात है? समस्या है महाराज। क्या समस्या है? जल के प्रवाह को कौन रोक पाया पंडित? और इन छोटे मोटे कंगरों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। समुद्र हो या नदी, साम दाम दंड भेद, हमें जो करना है वो करेंगे, परंतु उस स्त्री को आज रोकेंगे। उत्तम महाराज। बच्चों, शिक्षा तो एक ऐसा प्रकाश है जिससे जीवन के सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं। शिक्षा तो एक शक्ति है जिससे हम अपने अंदर की सारी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। विद्या हम सब का अधिकार है। विद्या के लिए कोई ऊंच नीच छूत अछूत कुछ नहीं होता। विद्या तो एक पारसमणि है जिसे सिर्फ छूने मात्र से इंसान का जीवन स्वर्ण हो जाता है। विद्या से इंसान सिर्फ स्वयं का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का उद्धार कर सकता है। समझे मेरी बात? बंद करो ये सब के सब अपने घर जाओ, और यहाँ आने का तो साहस मत करना। जाओ जाओ।
अरे रुको, ठहरो, सुनो तो। रुक जाओ। इतना अंतर रखना कि तुम्हारी अशुभ छाया हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारी बराबरी करने की चेष्टा मत करो, नहीं तो हमारा एक निर्देश तुम्हें ऐसा दंड देगा कि तुम्हारी सारी निष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। हम स्वयं यहाँ की व्यवस्था हैं, हम स्वयं यहाँ के दंड हैं, हम स्वयं। देखो सावित्री, यदि कल तक तुमने अपना ये प्रयास बंद नहीं किया तो कल के सूर्यास्त तक तुम सदा सदा के लिए अस्त हो जाओगे। एक सावित्री के अस्त होने से मेरा निश्चय अस्त नहीं होगा महाराज। लोगों को शिक्षित करना कोई अपराध तो नहीं। अरे हमारे शास्त्रों का विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध है। किसी भी शास्त्र में ये तो नहीं लिखा कि शिक्षा प्राप्ति अपराध है। तो तुम अभी हमें ज्ञान दोगी? हाँ सावित्री, हमें ज्ञान दोगी तुम? नहीं, मैं सिर्फ अज्ञानता मिटा रही हूँ। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा सावित्री। चिंता नहीं। अरे बहिष्कृत कर देंगे तुम्हें, दाना पानी उठ जाएगा इस गांव से, बाहर निकाल देंगे गांव से तुम्हें। तो एक नए समाज का निर्माण होगा। तो तुम हमें ललकार रही हो? नहीं महाराज, ये पुकार मेरी नहीं बल्कि आने वाले कल की आहट है। अरे तुम्हारा आने वाला कल तो और भी ज्यादा दुश्वार होगा सावित्री, याद रखना। मुझे कल की नहीं, काल की चिंता है। अरे हम स्वयं काल हैं, हम महाकाल हैं। तो ठीक है, अब आप ही मेरा काल निश्चित कीजिए कि आने वाले कल को आप दुश्वार करते हैं या आने वाला कल आपको दुरुस्त करता है। आज्ञा दीजिए महाराज। आप परछाई से डरते हैं और उगते हुए सूरज को रोकना चाहते हैं। मगर पेशवाओं के विरोध के बाद भी सावित्री बाई के इरादे कमजोर नहीं हुए थे। सावित्री जी? डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी हो सकता है। हम भी तो यही चाहते हैं कि आखिर कुछ तो हो। ये लो। सावित्री, तुम जिस रास्ते से गुजरने वाली हो वहां तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। घर से लेकर विद्यालय तक सामाजिक कुरीतियों का कीचड़ है और उस कुरीतियों के कीचड़ से सनी हुई साड़ी को पहनकर कैसे शिक्षित करोगी अपने विद्यार्थियों को? असतो मा सद्गमय तमसो समझ गई। ज्योतिर्गमय। मृत्यु। अरे वो सावित्री बाई, अरे कहाँ चली गांव की स्त्रियों को पढ़ाने के लिए? अरे जानती नहीं, बहुत बड़ा पाप कर रही है। पाप क्यों भाई? समाज के बनाए हुए नियम और रीति रिवाजों के खिलाफ सावित्री बाई ने अपने कदम बढ़ा लिए थे। अरे देख के मारो 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 मारो। उन पर कीचड़ फेंका गया। घर से लेकर विद्यालय तक सामाजिक कुरीतियों का कीचड़ है और उस कुरीतियों के कीचड़ से सनी हुई साड़ी को पहनकर कैसे शिक्षित करोगी अपने विद्यार्थियों को? लेकिन उनके कदम अब रुकने वाले नहीं थे। तुम क्या सोचने लगी? अरे ये तो
सावित्री बाई के संघर्ष का आरंभ था। अंत तो अभी भी नहीं हुआ है काका। 180 साल बाद भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का माइंडसेट वही है, लेकिन अब इस माइंडसेट को बदलना है। इसका हल हमें कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फुले की कहानी में ही मिलेगा, और मैं उनकी ये पूरी कहानी जानकर ही रहूंगी।